हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई भी पेपर अगर इंडिया का आप देने जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, ये एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा ही नहीं होगा। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्लीज। अब देखो आप, आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में किसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ के। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केटीजी। क्या नाम है? केटीजी, जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है भैया? अभी इसके बारे में आपको जो फिजिक्स वाले सर लोग हैं वो आपको खूब सारा पढ़ाएंगे, खूब थर्मोडायनामिक्स में घुस घुस के पढ़ाएंगे। और हम केमिस्ट्री में से उतना पढ़ेंगे कि हमारे पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। और भैया हमें क्या करना, हमारा गोला सही भरना चाहिए। और अगर हमारा गोला सही भर गया तो हमारी बात बन गई। बाकी क्या करना है, अरे गोला नकल से भरे चाहे अकल से भरे, गोला सही भरना चाहिए। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखो क्या बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ अगर गैसेस की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन किसकी बात करने जा रहे हैं? सॉरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान देना एक बात, देखो यहां पर क्या है, हम केटीजी के हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है, हम इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस की बात करते हैं। और बाकी किधर दुनियादारी की बात से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम एजम्पशन से बात करेंगे। और हमें इधर उधर का कोई भी फालतू का कंसेप्ट केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना। फिजिक्स में जो मास्टर सर लोग पढ़ाए वो आप पढ़ते रहिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो करा रहा हूं इसमें इधर उधर की आप बात इंक्लूड मत कीजिएगा कि सर हमने ऐसा पढ़ा था, सर हमने फिजिक्स में ऐसा किया था, सर हमने वैसा किया था। तो भैया उन बातों का यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है। जहां पर आप जो चीज पढ़ रहे हो उसे वहीं अप्लाई करना। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं आप उनको ध्यान से देखिएगा। यानी कि काइनेटिक गैस इक्वेशन, यानी कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अब देखो भाई, हाँ देखो, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर फॉर 1 ग्राम मोल, सॉरी 1 ग्राम मोल, हाँ, ऑफ द गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस। ठीक, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल एन से। लेकिन ये है क्या? 1 ग्राम मोल का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है Na से, या ये बोलो तो ये क्या है, ये भी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। बात क्लियर मेरी? यानी कि अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो देखो आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, PV इज इक्वल टू 1/3 एम एन ए, और बेटा क्या हो गया? सी स्क्वायर। क्लियर बात? अब देखो, हाँ भाई, मास ऑफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कैसे लिखोगे? देखो, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अगर ईच मॉलिक्यूल की बात कर दें तो m इंटू Na को क्या लिख सकते हो आप? m इंटू Na को क्या लिख दिया मैंने? कैपिटल M लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? कैपिटल M लिख दिया। तो ये क्या निकल के आ गया कि PV इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। ये आ गया PV इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। इसको नोट करिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं।
इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग नोट करिए सबसे पहले, फिर मैं रफ कर दूं इसको। क्लियर? अब देखो आपने इतनी बात लिख ली, अब आप समझना, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं पूरा, आपने लिख लिया होगा। अब अगर आपने लिख लिया इसको, तो देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि आपने ये बात तो जान ली, ये बात तो जान ली कि पीवी इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू 1/3, सॉरी एक मिनट, कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3 पीवी अपॉन क्या आ गया, एम, क्या आ गया, एम, यानी कि सी इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 पीवी अपॉन एम, √3 पीवी अपॉन एम आ गया। अब देखो भाई, अभी इस m को मैंने मोलर मास नहीं कहा है, ठीक, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है, √3 p अपॉन क्या आ गया, d आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी हो गया बेटा, ये लिख दिया मैंने इस तरीके से। क्लियर? अब देखो यहां पर एक चीज और लिख सकते थे, pv इज इक्वल टू nRT, क्या लिख सकते थे, एक सेकंड पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, इसको रफ करता हूं। देखो पहले कि c इज इक्वल टू √3, पीवी की जगह क्या रख सकते हो, nRT, n इक्वल टू 1 मोल, या n इक्वल टू 1 ना रखो तो लिख दो nRT अपॉन m, nRT अपॉन m लिख दिया हमने, बात क्लियर हमारी। फॉर n इक्वल टू 1 मोल, फॉर n इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1 मोल, तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू √3 RT अपॉन m आ गया भाई, बोलो, ये फॉर्मूला और ड्राइव हो गया। अब दूसरा वाला लिख देता हूं, यहां पर देखो कि c इज इक्वल टू √3 p अपॉन d, क्या आ गया बेटा, 3p, ये अपॉन d आ गया। ये बात आपको क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक, बोलो भाई। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या है देखो, यानी कि अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरी बात को समझना ध्यान से। क्या है कि देखो, अगर मैं इसके आगे बात करता हूं, अगर मैं इसके आगे बात करता हूं, तो देखो मैं क्या बात करने जा रहा हूं, मैं कोई और बात करने नहीं जा रहा हूं। देखो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि कैसे काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर बात, कि कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होगी, ध्यान से समझना। अब अगर कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, तो समझो कि कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को। यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री बहुत आसान है, यही जानते हो ना आप लोग, यस। यानी कि पीवी इज इक्वल टू nRT, फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल, n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 मोल, यानी कि पीवी की जगह आप क्या रख सकते हो, 1/3 m n c स्क्वायर r t, m इंटू n, यानी इस n की जगह पर क्या रखोगे, पहले देखो 1/3 m इंटू na इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। क्लियर बात? अब देखो 1/3, समझना जरा, 1/3 यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 1/3 m इंटू एन ए इंटू सी स्क्वायर। m इंटू एन ए को क्या लिख सकते हो बेटा, कैपिटल एम, क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम, और ये आ गया बेटा r इंटू टी। ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा इधर वाला, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। देखो भाई, तो ये आ गया। अब क्या करोगे, देखो ये एक फैक्टर इतना एक साथ कर लो जरा, ये कर लो।
क्लियर बात? ठीक, तो देखो, और इस 3 की मल्टीप्लाई उधर कर दो तो आ गया 3RT अपॉन 2, 3RT अपॉन 2 आ गया। क्लियर? और इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 mc²। देखो मास और c क्या है? वेलोसिटी। c क्या है? वेलोसिटी है। तो c अगर वेलोसिटी है तो देखो क्या होगा, ये समझो, यानी कि आ गया, ये बन गई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2RT। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2RT। ठीक, यानी कि अब आपको एक बात पता चल गई कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि किस पर डिपेंड करती है? गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर बात? तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं पहले यहां पर, तो लिख लो यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ द गैस, nature of the gas only depend on temperature, only depend on temperature। इसको आप लोग नोट करिएगा, इसके बाद इसके आगे चलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा पहले अच्छे से, एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। रुक जाइए, मैं साइड हो जाता हूं, मेरी परछाई आ रही है इस पर। अब नोट करिएगा, लिख लिया ये आपने? रफ करता हूं इसको मैं। अब देखो जरा इसके आगे, अरे सॉरी, चलो कोई नहीं, अब पूरा ही रफ कर देता हूं मैं। वैसे इधर आधा रफ कर देता तो काम ज्यादा अच्छा चलता। देखो कोई बात नहीं, समझो। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, और इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मैं बता रहा हूं। तो क्या लिखोगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन Na। क्लियर बात? अपॉन Na। ठीक, अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन Na, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन Na। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या है? 3/2kT। क्या आई थी? सॉरी, 3/2RT। क्या आई थी? 3/2RT, यही आया था। क्लियर बात? ये एक्सप्रेशन था अपना, 3/2RT था। यानी कि इसको किससे डिवाइड करना है? n से डिवाइड करना है। इस R अपॉन n का जो रेशियो है, या R अपॉन जो n है, ये किसके इक्वल होता है? K के इक्वल होता है, जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2kT। अब ध्यान रखना, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? 3/2kT हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3/2kT हो जाएगी। और इस K की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻। अब K क्या है? मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K। बात क्लियर? K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो, यानी कि अगर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, समझो मेरी बात को ध्यान से, आगे देखना क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आगे की। अब देखो, एक सेकेंड मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर कभी कभी क्या होगा, आपको VRMS स्पीड दे रखी होगी, उस केस में कंफ्यूज नहीं होना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² और RMS कोई नई चीज नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर है। क्या RMS? रूट मीन स्क्वायर। और B क्या हो गई? वेलोसिटी। ठीक,
कभी भी अगर इस तरीके से, अगर मान लो कहीं तुम देख रहे हो टेम्परेचर नहीं है, ये वो नहीं है, तो ध्यान रखना, हो सकता है आपको बीआरएमएस स्पीड की बात कर दे। क्या कर दे आपसे? बीआरएमएस स्पीड की बात कर दे। और एम जो है यहां पर मोलर मास है। क्या है? एम मोलर मास है। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई मेरी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? बोलो भाई, आगे चले? क्लियर? ठीक, अब देखो आप आगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो इधर, सबसे पहले बात कर, हेडिंग डालो आप, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड किसकी बात कर रहे हैं? काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसकी बात कर रहे हैं? काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की बात कर रहे हैं। अब देखो, काइंड्स ऑफ अगर मॉलिक्यूलर स्पीड की अगर आपसे बात हो रही है तो समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की अगर बात कर रहे हैं आपसे तो देखो, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर अगर स्पीड है हमारे पास, तो सबसे पहली स्पीड हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझो, आर एम एस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात हो रही है। किसकी? रूट मीन स्क्वायर की बात हो रही है। यानी कि क्या लिखोगे? यानी कि आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर एंड सो ऑन Cn अपॉन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यानी कि आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला आता है, देखो अब कहोगे सर ये कहां से लिख दिया? भैया देखो, इसका प्रूफ अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसको आपको प्रूफ कुछ नहीं पढ़ना है। तो क्या लिखते हैं इसको? आरएमएस स्पीड को अंडर रूट 3RT/m। क्या लिखते हैं? अंडर रूट 3RT/m लिखते हैं। इसका प्रूफ नहीं है, कहां से आया? ये जो इसको बना के गया होगा उसको बुलाना पड़ेगा, और उसको बुला दिया तो उसकी आत्मा भटकेगी और आपको रात में परेशान करेगी। तो आप उसको मत देखना कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, आपको इतनी बात को क्या करना है? याद करना है और ध्यान में रखना है। क्लियर बात मेरी? अब समझो। अब देखो, दूसरी स्पीड आती है एवरेज स्पीड। क्या आती है? एवरेज स्पीड। अब देखो, एवरेज स्पीड क्या है भाई? एवरेज स्पीड, एवरेज किसी का मतलब क्या होता है? मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, अर्थमेटिक मीन। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी का अर्थमेटिक मीन, यानी कि किसी का अर्थमेटिक मीन जो है ले लोगे किसी भी स्पीड का, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? देखो, एवरेज स्पीड, एक सेकेंड और मैं एक बात कर दूं, जो आरएमएस स्पीड है इसको किससे डिनोट करते हो भाई? सी से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? सी से। किससे डिनोट करते हो? सी से डिनोट करते हो। क्लियर बात? ठीक, और इसको किससे डिनोट करते हो? एवरेज स्पीड को सी बार से डिनोट करते हो। ठीक, तो ये आ गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 Cn अपॉन क्या आ गया? n आ गया। क्लियर भाई? तो एवरेज स्पीड को आपसे ने किससे डिनोट कर रखा? सी बार से। तो सी बार इज इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn। क्लियर? अपॉन n, अपॉन n, यानी कि सी बार की जो वैल्यू है वो ये आ गई। देखो, सी बार की जो वैल्यू है वो ये आ गई है। अब देखो, सी बार को क्या लिखोगे? सी बार इज इक्वल टू, कहां से आया कैसे आया नहीं पता, अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम। अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम, ये लिखोगे। क्लियर बात? बात मेरी समझ गए? इसके बाद आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा। हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एमपीएस, इसको डिनोट करते हैं सी स्टार से। एमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हाँ, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड possesses
बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ molecule of a gas at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature। आप यकीन मानिएगा, मैंने इस बार जो क्लास में क्वेश्चन कराया था ग्राफ पर, जेई मेंस में बिल्कुल छपा छपाया, डेटा भी चेंज नहीं हुआ था, उसी तरीके का सेम आर्टिकल आ गया था, सेम आर्टिकल, बिल्कुल कोई चेंज नहीं था बेटा उसमें, ये समझ लो आप। ठीक है, ये भी आपको इतनी बात पता चल गई। अब देखो कि मोस्ट जो प्रोबेबल स्पीड है वो होती क्या है। मैं इधर का पार्ट ये रफ करता हूं जरा, ये वाला देखो, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या होती है, यानी कि C स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन M। ये M अंडर रूट के अंदर है, C स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम आ गया। क्या आ गया? अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम। बात क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, नहीं ना? ठीक, देखो अगर यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो मेरी बात को समझना, ठीक है, मेरी बात को समझना कि C स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन एम, अंडर रूट 2RT अपॉन एम। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अंडर रूट 2RT अपॉन एम। अब अगर मैं चीज बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। मैं एक बात लिख रहा हूं, MAR, मार घूसा, यानी कि घूसा मारना नहीं है किसी के। अब देखो MAR ऐसे मैंने लिखा, अभी समझना, शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक। M का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद है एवरेज स्पीड, और उसके बाद है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर? अब देखो अगर इनका रेशियो लेना हो तो देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, यानी कि अब देखना M डॉट P डॉट S रेशियो एवरेज स्पीड रेशियो RMS स्पीड। क्लियर? MPS का मतलब क्या हो गया, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, और RMS का मतलब क्या हो गया। अब MPS जिसको बोलते हो आप C स्टार रेशियो C बार रेशियो C, इतना लिख दिया मैंने। क्लियर? इसका रेशियो निकालना, ये कितनी होती है जल्दी बताओ। हाँ, अंडर रूट 2RT अपॉन M ये होता है। रेशियो अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम होता है, और जो ये रेशियो है अंडर रूट 3, ये 3 है बेटा, 3RT अपॉन एम है। तो एम से एम सब जगह चला गया, तो एक तो रेशियो इस तरीके से बना सकते हो, रूट 2 अपॉन अंडर रूट 8 अपॉन पाई रेशियो अंडर रूट 3। क्या आ गया? अंडर रूट 3 आ गया। क्लियर बात? अब इसको सबसे डिवाइड करो तो बेटा रेशियो बोल लो कितना आएगा, 1 रेशियो 1.128 1.224। अब देखो 1.224। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ध्यान से सुनना। अब इसके बाद आप आगे देखिएगा इधर। अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया है कि मुझे ये बताओ इनमें सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी दिखाई दे रही है आपको, तो क्या बताओगे? सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो है C। कौन सी? RMS स्पीड। उसके बाद फिर कौन सी है? C बार। कौन सी है? C बार। और उसके बाद कौन सी है? C स्टार। यानी कि सबसे ज्यादा हो गई B, या ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो कहोगे सर बार बार आप चेंज कर रहे हो। RMS, उसके बाद एवरेज स्पीड, और इसके बाद MPS। ये सब क्वेश्चन पूछे गए ऐसी जो मैं बता रहा हूं, देखो बिल्कुल मेरे नोट्स से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। ये आप पेपर उठा के देखिएगा, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरी इतनी? यहां तक बिल्कुल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं, किसकी ग्राफ करूं? ग्राफ की बात करूं। ठीक है, इधर मान लो एक स्पीड है,
और इधर मान लो रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। क्या है? रिएक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको पेपर में दे दिया बना के। क्लियर बात? और 3 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये पॉइंट मान लो सी है। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है? आरएमएस है। तो सी पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? आरएमएस आ जाएगी। ये हो गया सी पॉइंट पर आरएमएस। इसके बाद कौन सी एवरेज स्पीड है उससे कम? तो देखो एवरेज स्पीड आ गई यहां पर, देखो। और यहां पर क्या है? एमपीएस है। तो देखो क्या आ गई? एमपीएस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये मैंने जो बनाया है ये सही बनाया है? दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। स्पीड किस एक्सिस पे है? बाई एक्सिस पर है कि नहीं? बोलो, दिमाग लगाओ। तो जो बनाई तो गलत हो गया। ध्यान दो यहीं पर भैया, ये सब गलती ऐसी मत करो कि ग्राफ देखकर भी गलती कर रहे हो। बताओ, मैंने इसीलिए जानबूझ के लिखता चला गया कि देखो इसमें कितने लोग कुछ बोलते हैं। यानी कि ध्यान से समझो भाई, यहीं दिमाग रखो। देखो 3 लाइनें खींच दे रहा हूं पहले मैं, 1 2 और 3। ठीक है भाई, क्लियर बात? तो देखो भाई स्पीड तो इसी एक्सिस पे है ना, तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होगी? आरएमएस स्पीड होगी। तो इसी पॉइंट पर तो स्पीड सबसे ज्यादा है, तो यहां पर कौन सी स्पीड हो गई? आरएमएस हो गई। इस बी पॉइंट पर क्या हो गया? एवरेज। और इस सी पॉइंट पर क्या हो गया? एमपीएस। यही क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में छपा छपाया पूछा गया था। और पूछा गया था कि बताओ इस ग्राफ पर देखकर एबीसी के तीनों के ऑर्डर बताओ। क्या कुछ कठिन था? बताओ। मुझे तो नहीं लगता कोई कठिन बात इसमें पूछी गई थी। एकदम आसान क्वेश्चन, ना पेन चलाना ना कुछ, 4 नंबर मुफ्त के। यहां टाइम बचा के कहीं और टाइम लगाना था। बात क्लियर, समझ में आ गई? अब देखो यहां तक की पूरी बात कंफर्म हो गई। इसको मैं पूरा क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। देखो देखो इस पर क्वेश्चन देखो भाई, द आरएमएस वेलोसिटी, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन is root 7 times in the RMS velocity of nitrogen. If the temperature T, capital T, of the gas temperature T of the gas, it's okay. अब देखो क्वेश्चन, ठीक है? अब ध्यान से समझना जरा, देखना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जब आया था पेपर में। ठीक है, देखना कितना आसान है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या उसने कहा कि जो बी आरएमएस है वो किसका? हाइड्रोजन का। सॉरी, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज रूट 7 टाइम्स वी आरएमएस किसका? नाइट्रोजन। क्लियर बेटा? अब इसको इसके नीचे ले आओ। वी आरएमएस किसका? H2 अपॉन वी आरएमएस N2। क्लियर? आ गया अंडर रूट 7,
यहां तक बात क्लियर। अब देखो क्या होता है बीआरएमएस का फॉर्मूला आप जानते हो, √3 RT अपॉन m, √3 RT अपॉन m अपॉन √3 RT अपॉन m। कैंसिल मत कर देना, ये ब्रैकेट भी लगा रहा हूं, ऊपर है H2 के लिए और नीचे है N2 के लिए, ठीक है। और ये हो गया √7, इधर कितना आ गया, √7 आ गया। यहां तक बात क्लियर। अब देखो भाई, देखो टेम्परेचर की बात की गई है कि किसका टेम्परेचर कितना किससे कितना टाइम्स होगा। तो भैया एक काम कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, यहां पर मान लो टेम्परेचर T1 है भी और यहां पर कह दो टेम्परेचर T2 है। अब देखो क्या क्या कट सकता है, 3R से 3R कट सकता है बस, और कुछ नहीं कट सकता है, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन अलग है और मास ऑफ नाइट्रोजन अलग है। तो देखो आप क्या करोगे, आप मैं पूरा एक अंडर रूट में ले रहा हूं। अब देखो भाई T1 ये किसका है बेटा, ऊपर H2 का, इनटू ये हम ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का, अपॉन T2 लिख लो चाहे N2, और M किसका लिखोगे, H2 का, इज इक्वल टू √7। कितना आ गया, √7 आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, अब ध्यान से समझो अब देखो नाइट्रोजन का मोलर मास रखो, चलो कितना होता है, एक सेकंड रुको, पहले T1 ऑफ H2, जल्दबाजी नहीं, T1 ऑफ H2 अपॉन T2 ऑफ N2, ये लिख दिया। ऊपर नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया 28, कितना हो गया 28, और इधर कितना हो गया नीचे 2, तो कितना आ गया ये 14, कितना आ गया 14 इज इक्वल टू √7। दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दो, T ऑफ H2 अपॉन T ऑफ, या T1 कर लो, इधर T2 कर दो N2, क्लियर। इधर आ गया N2, कितना होगा, इधर मैंने कितना लिखा था 14, कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 7, क्लियर। 7 2 जा 14, यानी कि T1 ऑफ H2 कितना हो गया N2 2 इज इक्वल टू T2 ऑफ N2। अब मुझे बताओ टेम्परेचर हाइड्रोजन का ज्यादा है कि टेम्परेचर नाइट्रोजन का ज्यादा है, किसका, नाइट्रोजन का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ T2 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन T1 ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो क्लियर बात, T2 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन T1 ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक बात क्लियर। यहां तक अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, बोलो भाई। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब आगे ओके, यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले आप नोट डाउन करिएगा, सबने नोट डाउन कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब देखो आप आगे, अब देखो अब एक्चुअली क्या है, टॉपिक बड़ा है, वंडर वॉल गैस इक्वेशन। हालांकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ पढ़ लेना है, लेकिन नीट में कितना पढ़ाना है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा पूरा, ठीक है, कि बस नीट के बच्चों को इतना ही डायरेक्ट नोट करना है, इसके बाद की कोई भी चीज नोट नहीं करनी है, लेकिन मुझे उसको पूरा डिटेल में पढ़ाना है। इसलिए क्या है कि अगर बहुत बड़ा लेक्चर कर दूंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा बच्चों के लिए। तो वंडर वॉल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।